माय चैनल विजडम अकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड टुडे आई एम हेयर विद अनदर वीडियो ऑफ केवीएस इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो जो लास्ट वीडियो मैंने केवीएस इंटरव्यू की आपके लोगों के साथ शेयर करी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसमें 5 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो जो मैंने उनसे पूछा था ना, तो थोड़े से क्वेश्चन रिमेनिंग से, तो आई थॉट कि मेरे को वो भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एंड सेकंड चीज़, आपको जहाँ से जितने भी क्वेश्चन केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको अगर मिल रहे हैं ना, तो आपको उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो अभी क्या है, आजकल ऑनलाइन ना हर जगह क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, आंसर भी अवेलेबल है, ठीक है। बट आंसर क्या है, उनके अकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो आपको क्या करना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इंटरव्यू के लिए और आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका आपको आंसर ना अपने हाथ से बनाना चाहिए, खुद अपने आप से बनाना चाहिए, उसको लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी वो आपके लिए यूजफुल होगा। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, जो क्वेश्चन है आप उसका आंसर रट रहे हो, वो भी किसी और के अकॉर्डिंग। जरूरी थोड़ी वो आपका वो चीज़ सच भी है या नहीं, या वो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे या नहीं। तो यहाँ पे तो मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगी, मैं साथ में आंसर भी बताती हूँ, बट आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उसका आंसर, अगर आप कुछ और करना चाहते हो ना, तो आप खुद से उसको लिखो, फिर पढ़ो, फिर उसमें करेक्शन करो, फिर उसको ठीक करो। और जो बिल्कुल, जब आप बिल्कुल 100% अपने आंसर से सेटिस्फाई हो जाओ ना, तभी आपको वो आंसर वहाँ पे देना चाहिए। जैसे जो इंटरव्यू हुआ था प्राइवेट स्कूल में, मैं अभी गई थी, तो आप लोग कह रहे थे ना कि आपने तुरंत इतने अच्छा आंसर कैसे दे दिया, कैसे कर दिया, मीन्स आपने आंसर काफ़ी अच्छे दिए थे। तो देखो वो रैंडम नहीं था कि मैं गई एकदम से और मैंने बस आंसर कर दिया, नहीं, मैंने प्रैक्टिस करी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मैंने एनालाइज करा, एक क्वेश्चंस को काफ़ी तरीकों से आंसर पढ़े कि कैसे क्या हो सकता है। जैसे जब इंटरव्यू था उससे पहले ना 40 क्वेश्चंस थे मेरे पास इंटरव्यू के, जो मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, मीन्स 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी थे उनमें। तो उनके जो आंसर थे ना, ये देखो अगर आपको दिखे तो ये 40 के 40 क्वेश्चन के आंसर ना मैंने अपने आप अपने हिसाब से लिखे थे कि मैं इसमें क्या बोलूँगी, इसमें मेरे क्या ठीक हो सकता है। फिर इसमें मैंने करेक्शन भी करी थी कि मीन्स कैसे मैं इसको और अच्छा कर सकती हूँ। ये सारे देख लो ना, ये आंसर भी आपको लिख रहा होगा, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 8, तो ये सारे बैठ के मैंने खुद से आंसर बनाए थे 40 क्वेश्चन के। तो यहाँ पे भी जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ, इनके भी मैंने आंसर लिखे हैं कि क्या बेस्ट आंसर हो सकता है। तो ये तरीका अगर आपको यूजफुल लगता है तो ये आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, ज्यादा हो गया, अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर यू विलिंग टू रिलोकेट और ट्रेवल। मीन्स आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो आप जब अपना बायोडेटा फॉर्म वहाँ पे दोगे, तो उसमें ना आपने अपनी प्रेफरेंस भरी होगी कि आप कौन से प्रेफरेंस में जाओगे। मीन्स एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया होता है, नॉर्थ ईस्ट में देखो बहुत कम लोग जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड आपको पता है, असम, मेघालय, मणिपुर, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। वेस्ट बंगाल आता है और साउथ की साइड नीचे की तरफ आता है, नॉर्थ हमारा ऊपर की साइड आता है, वेस्ट मुंबई, गुजरात, राजस्थान हमारा वेस्ट में आता है। तो ये कुछ आपकी प्रेफरेंस भरी हुई होती है, ठीक है। तो वो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, मान लो आपने वेस्ट मांगी है, मीन्स आप राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र में जाना चाहते हो, बट अगर हम आपको नॉर्थ ईस्ट भेज दें तो क्या आप जाओगे। यहाँ पे इनको पूछने का मतलब यही है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट और ट्रेवल, कि मीन्स आप इधर से उधर जाने के लिए तैयार हो ना। तो इसको ना आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं दिखाना कि नहीं, अगर मैं वेस्ट बंगाल मांग रही हूँ तो मुझे वेस्ट बंगाल ही चाहिए या गुजरात ही चाहिए या वेस्ट साइड ही चाहिए। नहीं, आप वहाँ पे बोलोगे कि ये प्रेफरेंस तो उन्होंने मुझसे पूछी थी। मीन्स अगर उन्होंने, आप इसका आंसर क्या कर सकते हो कि ये प्रेफरेंस तो उन्होंने मुझे पूछी हुई है, तो मैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भर दिया है, मैंने फॉर्म जो है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल किया है। बट अगर मुझे मौका मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में जाने का या साउथ में जाने का, तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। और आप ये भी बोलोगे कि अगर मैं केवीएस का फॉर्म भर रही हूँ, यानी मैं केवीएस में जॉब करने के लिए विलिंग हूँ, तो मैं मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जा सकती हूँ। तो आप ये वहाँ पे बोलोगे कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मुझे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाना पड़ सकता है और मैं इसके लिए रेडी हूँ। आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत दिखाना, क्योंकि वो यही देखना चाहते हैं। यूजुअली पता है क्या होता है, हम केवीएस की जॉब क्यों करते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर क्या होता है कि वो केवीएस का फॉर्म भर देते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर उनको आता है नंबर तो वो नहीं जाते, या हो सकता है जब उनकी स्टेट की जॉब लग जाती है ना, जैसे स्टेट एग्जाम, जैसे मेरी भी दिल्ली में लग जाएगी जॉब, तो मैं क्यों जाऊंगी केवीएस में। तो ऐसी बहुत बहुत सारे टीचर करते हैं, और स्पेशली कहाँ पे होता है, ये नॉर्थ ईस्ट की साइड होता है। तो नॉर्थ ईस्ट की जो वैकेंसी होती है ना, मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा खाली पड़ी रहती है। इसीलिए 2017-18 में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी आई थी कि टीचर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ही भेजा जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट को एक हार्ड स्टेशन भी माना जाता है।
है। आपको अब पता होगा ना, हार्ड स्टेशन और इजी स्टेशन करके है। 10 साल अगर आपने नौकरी कर ली फिर आपको इजी स्टेशन भेज दिया जाता है, कुछ ऐसा प्रोविजन है। खैर वो बाद में बात करेंगे। तो वो नॉर्थ ईस्ट उसमें आता है। तो अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हम आपको यहाँ भेजें तो आप जाओगे, ये वो। तो आपको कुछ भी नखरा नहीं दिखाना है, कुछ भी नहीं बोला हम छोड़ देंगे ये वो। आप करो ना करो ये बात की बात है, बट आप वहाँ पे पॉजिटिव साइड दिखाओगे कि हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, मैं वहाँ पे जाऊंगी। और मुझे पता है कि केवीएस के जो 3 स्कूल हैं वो बाहर भी हैं। आपको पता है ना, काठमांडू, मॉस्को, तेहरान में जो केवीएस के स्कूल हैं। तो आप ये भी बोलोगे कि अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं आउट ऑफ इंडिया भी जाने के लिए प्रिपेयर हूँ। तो आप उनको आंसर करोगे, मीन्स सो दैट वो मेक श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई बंदी बहुत ज़्यादा विलिंग है, ये काम करना चाहती है सच में केवीएस के साथ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है। सेकेंड है, टेल अस हाउ यू डील विद अ सेफ गार्डिंग इशू इन अ स्कूल। ठीक है, मीन्स टेल अस हाउ यू डील विद अ सेफ गार्डिंग इशू इन स्कूल। मीन्स आपसे पूछा जाएगा कि आप बच्चे के टीचर हो स्कूल में, और स्कूल में बच्चा सेफ गार्डिंग रिगार्डिंग कोई इशू होता है। मीन्स बच्चे को लेकर के कोई भी इशू हो सकता है, बच्चे की सेफ्टी से रिगार्डिंग। तो आप उससे डील कैसे करोगे? आप एज अ टीचर हो, आप देखो बच्चों, एक एज अ टीचर को एक टीचर भी देखा जाता है, फैसिलिटेटर भी देखा जाता है, बच्चे का गार्जियन भी देखा जाता है, बच्चे का फ्रेंड भी देखा जाता है। मीन्स एक टीचर को बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं ना। तो इस क्वेश्चन के थ्रू वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर स्कूल में कोई भी एक इशू, सेफ्टी रिगार्डिंग इशू होता है तो आप उससे डील कैसे करोगे। ठीक है, तो सेफ्टी रिगार्डिंग इशू क्या हो सकता है? आप पहली बात तो आप इसका आंसर क्या करोगे, जो सेफ गार्डिंग इशू होगा तो आप ये बोलोगे कि पहली बात तो आप सारे बच्चों का जो पर्सनल, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं आपके पास, उनके नंबर होने चाहिए। वो तो आप अटेंडेंस रजिस्टर में वैसे भी लिखोगे। और आप ये मेक श्योर करोगे कि बच्चा जो है स्कूल किसके साथ आ रहा है और बच्चा किसके साथ घर जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मीन्स एज अ टीचर ये आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को किसके साथ भेजना है और किसके साथ नहीं भेजना। ठीक है, एक सेफ्टी तो ये हो गई आने जाने की। सेकेंड चीज की, जैसे जो बच्चा है, आप देखो एक टीचर, बच्चे बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं और बच्चा टीचर क्लास में है, तो ये भी ऐसे नहीं पॉसिबल हो सकता कि मीन्स टीचर क्या क्या करेगा। तो आपको इसका आंसर क्या करना है? सेकेंड चीज की, आप 2 से ज्यादा बच्चों को आप बोलोगे कि ना आप टॉयलेट के लिए भेजोगे ना पानी पीने के लिए। आप 2 से ज्यादा बच्चों को एक बारी में नहीं भेजोगे, 1 बाय 1 भेजोगे। तीसरी चीज, केवीएस में जो टीचर लंच करता है ना, वो स्टाफ रूम में जाके लंच नहीं करता या टीचर्स के साथ बैठ के लंच नहीं करता। हर केवीएस स्कूल का ये प्रोविजन है कि जो टीचर है वो बच्चों के बीच में बैठ के लंच करता है। ठीक है, तो आप उस टाइम बोलोगे कि मैं ये ध्यान रखूंगा कि ध्यान रखूंगी जब बच्चे खेल रहे हैं या केवीएस में बच्चे लंच कर रहे हैं, तो मैं लंच करते करते भी बच्चों के बीच में ही रहूंगी। तो मैं चारों तरफ उन पर नजर रखूंगी कि वो ठीक रहे। चौथी चीज, आप ये मेक श्योर करोगे कि क्लास में कोई नुकीली चीज ना हो, बच्चों के लगने वाली चीज ना हो, कोई फिसलने रपटने वाली चीज ना हो। ये सारी चीजें आपके अंडर होनी चाहिए। तो इन 4 अच्छे तरीकों से आप इसका रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये था सेकेंड क्वेश्चन। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट अ बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। ये लास्ट टाइम हो गया था क्वेश्चन, है ना, क्योंकि पुराने जो क्वेश्चन रह गए थे ना, उन्हीं में से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये उन्हीं में से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ अ चाइल्ड डिस्क्लोज अ पर्सनल इशू। मीन्स व्हाट वुड यू डू इफ अ चाइल्ड डिस्क्लोज अ पर्सनल इशू। अगर आपके साथ कोई बच्चा अपना पर्सनल इशू डिस्क्लोज करता है, मीन्स बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को किसी भी तरीके से कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बच्चा आपके साथ अपनी कुछ पर्सनल इशू शेयर कर रहा है, तो आप उससे कैसे क्या डील करोगे, मीन्स आप क्या करोगे। ठीक है, तो अब एज अ टीचर, एज एन इंडिविजुअल, इसका आपका सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा आपके मीन्स इस तरीके की कोई बात बताता है पर्सनली वो, तो आप पहली बात तो आप उसको क्लास में सबके सामने क्वेश्चन नहीं पूछोगे। मीन्स आपका आंसर करने का तरीका यही होना चाहिए कि अगर बच्चा आपसे कुछ बताता है तो आप पूरी क्लास के सामने उसको अभी रोक दोगे कि हम बाद में बात करते हैं, या टॉपिक चेंज कर दोगे, या बच्चे का माइंड डाइवर्ट कर दोगे। और उसके बाद पूरी क्लास के जाने के बाद या जब भी आपको अकेले में टाइम मिलेगा, आप बच्चे को अकेले में बुलाओगे और आप अच्छे से पूछोगे कि क्या बता रहे थे आप, क्या इशू है आपको, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर आप उस बच्चे की प्रॉब्लम को सुनोगे। ठीक है, और इसके बाद आपको बच्चे की प्रॉब्लम को प्रिंसिपल के साथ शेयर नहीं करना, किसी के भी साथ शेयर नहीं करना। मीन्स ऐसे नहीं करना कि उसको गा देना है। पहले तो आपको सोचनी है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ तक कैसे सॉल्व हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम भी काफ़ी तरीके की होती है ना। प्रॉब्लम से भी काफ़ी सारी चीज़ों, मतलब काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, काफ़ी छोटी भी हो सकती है। तो आप पहले ही मेक श्योर करोगे कि इस तरीक़ों से कैसे निपटा जा सकता है।
और अगर प्रॉब्लम कुछ फैमिली से रिलेटेड है या पेरेंट्स से रिलेटेड है, आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिचुएशन गंभीर हो सकती है, तो फिर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करोगे कि मुझे इस बच्चे के पेरेंट्स से बात करनी है, तो आप बच्चे के पेरेंट्स को बुलाओ और एक ये प्राइवेट टाइप मीटिंग होनी चाहिए, मीन्स सबके सामने नहीं, क्योंकि क्लास में फिर बच्चे भी तो बातें बनाएंगे, उनको पता चलेगा ना इसके पेरेंट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो ऐसे करेंगे। तो फिर आप पर्सनली जा करके या तो उसके पेरेंट्स से मिलो या स्कूल में आप जो प्रिंसिपल मीटिंग अरेंज कराएगा तो आप पर्सनली उसके पेरेंट्स से बात करो कि देखो भाई बच्चों का जो है इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशानी कि वो स्कूल में आकर के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, आप लोग उसकी बात सुना करो, या कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, या एज एन इंडिविजुअल इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आप इसकी जगह होते तो आप इस चीज़ का आंसर किस तरीके से करते। फोर्थ क्वेश्चन है कि मीन्स ये पहले ही केवीएस में पूछा गया था इंटरव्यू में कि स्कूलों में जो मॉर्निंग असेंबली होती है, तो मॉर्निंग असेंबली होना ज़रूरी क्यों है, मीन्स व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली। देखो तो मॉर्निंग असेंबली, देखो अगर आपको पता हो तो स्कूल ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर जगह में, जैसे ऑफिस हो गए, इतने सारे ऑफिस होते हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतने सारे मंत्रालय हैं, सब कुछ है, बट एक स्कूल ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे मॉर्निंग असेंबली होती है, जहाँ पे प्रेयर कराई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों ये मॉर्निंग असेंबली इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, तो इसका आंसर आपका यही हो सकता है, या आप चेंज भी कर सकते हो कि देखो हर जगह में सिर्फ स्कूल ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे मॉर्निंग असेंबली कराई जाती है, जहाँ पे बच्चे इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे सारे टीचर, सारे बच्चे, सारे स्कूल के बच्चे, सारे टीचर, प्रिंसिपल एक जगह इकट्ठे होते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, और इससे क्या होता है आपस में उनकी सोशल स्किल बढ़ती है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, वो स्किल बढ़ती है, वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकली रूप से थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं ना, भगवान का ध्यान करते हैं तो थोड़ी उनकी मोटिवेशन, जो एकाग्रता होती है, वो क्षमता बड़ी होती है। और फिर असेंबली एक ऐसी जगह है जो लोगों के सामने खुद को खुलने का मौका देती है, मीन्स बोलने का, कितनी सारी एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे न्यूज़ बोलना, पोयम बोलना, स्पीच देना, कितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं जो असेंबली में होती हैं। तो इससे क्या होता है, वही सोशल डेवलपमेंट होता है हमारा, इंटरपर्सनल डेवलपमेंट हमारा होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी बढ़ती हैं, जिससे हम आपस में बोलना सीखते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, और इतने सारे बच्चों के सामने खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है, उनके सामने कैसे खुद को लेकर के आना है, ये सारी स्किल सीखते हैं। इसलिए मॉर्निंग असेंबली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पूरी दुनिया में सिर्फ स्कूल्स ही ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पे मॉर्निंग असेंबली कराई जाती है, तो इसकी बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है ये, तो ये अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे 4 क्वेश्चन, एंड एज यूजुअल 5th क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है। होमवर्क है मीन्स आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, और ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे करंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा करंट मतलब बना हुआ है कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे होंगे अगर आप लोग थोड़ा सा करंट से जुड़े हुए हो। अगर आपको एज अ टीचर आपको पता चलता है कि आपके स्कूल का कोई भी बच्चा, लड़का लड़की कोई भी, वो सेक्सुअली हैरेस हो रहा है, और जो ऐसा करने वाला है उसका खुद का फैमिली मेम्बर्स ही है, ठीक है, होते हैं ना चाचा ताऊ मामा चाचा जो भी है, अगर आपको ऐसा पता चलता है, ठीक है, बच्चा हो सकता है डिप्रेशन में हो, धीरे धीरे आपसे बात करी हो, या एकदम से आपको आके बताया हो, या आपने ही पता लगाने की कोशिश करी हो, या आपने बच्चे से पूछा हो कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और तब बच्चे ने आपको आपके साथ शेयर करा के, ठीक है, और फिर वो उसने ये भी बताया कि बाहर वाला नहीं, कोई भी वो जो है ऐसे करने वाला उसके घर का ही मेंबर है, घर में ही उसके कोई अंकल लगते हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका रिएक्शन क्या होगा, या आप ऐसे क्या स्टेप उठाओगे बच्चे के लिए और स्कूल के लिए और उसकी फैमिली के रिगार्डिंग। मीन्स आपको बेसिकली अपना आंसर लिखना है, हिंदी या इंग्लिश, लैंग्वेज डजेंट मैटर फॉर दिस क्वेश्चन, बट यस आपका आंसर अच्छा होना चाहिए, कुछ यूज प्रोविजन वगैरह भी अगर आप यूज कर लोगे वो भी बहुत अच्छी बात है, बट आपको बताना है आपके वर्ड्स में कि आप क्या करोगे इस कंडीशन में अगर बच्चे का ही कोई फैमिली मेंबर है तो। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होगे, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।